तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत है। બધા જ વિદ્યાર્થીઓને નવા વર્ષની હાર્दिक શુભકામનાઓ। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે વિષય હિન્દીમાં પદ્ય નંબર 1 થી માંડી અને ગદ્ય નંબર 11 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે। આમાં આપણે વિગતવાર સમજૂતી આપી છે। આજે આપણે ગદ્ય નંબર 12નો અભ્યાસ કરીશું, જેનું નામ છે रानी। रानी गद्य का साहित्य प्रकार है रेखा चित्र, और रानी गद्य के रेखा चित्र और रानी गद्य के लेखक है महादेवी वर्मा। तो उन रेखा चित्र में रानी यानी कि घोड़ी का नाम है, उन्हीं का पारदर्शी वर्णन लेखक महादेवी वर्मा ने किया है। रानी के माध्यम से जो मनुष्यों के द्वारा उस पशु यानी कि प्राणियों के प्रति जो व्यवहार है, वर्तन है, प्रेम है, उन सभी पहलुओं का वर्णन इस रेखा चित्र में किया है। तो घोड़े पर बैठना, तो महादेवी वर्मा की इच्छा है घोड़े पर बैठने की, यानी कि महादेवी वर्मा के साथ साथ नौकर भी हैं, और घोड़ी का नाम दिया है ताजरानी। ताजरानी गधे पर सवारी करना और रानी पर सवारी करना, वह भिन्न भिन्न पहलुओं पर बताया गया है। महादेवी वर्मा ने जब अपने इस रेखा चित्र के माध्यम से पशु के प्रति जो मानवीय प्रेम है, उन मानवीय प्रेम का पारदर्शी वर्णन इस रेखा चित्र में किया गया है। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी, उनके दो साथी, घोड़ी के दो साथी हैं, निक्की और रोजी के साथ आई हैं, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में लेखक ने वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि यह नेवला कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने एक ही है, किंतु वह एक रानी नाम की घोड़ी है। पशु पंछी निर्दोष भोले भाले प्राणियों के प्रति हम जैसे मनुष्य स्नेह और प्रेम से उन्हीं का गुजर बसर करते हैं और अच्छे प्रेम की नज़र से देखते हैं, तो उन कथा वस्तु का वर्णन महादेवी वर्मा ने इस गद्यांश में किया है। देखिए कथा वस्तु। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी ज्ञाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था। तो रियासत यानी कि जब राज्य शासन, सिंहासन, तो राज्य शासन यानी कि उस समय के काल में जब ऐसा समय चल रहा था, तो उन कारण इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य यानी कि अधिकता थी। इसके अतिरिक्त यानी कि अलावा हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं यानी कि सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था। रामा वह महादेवी वर्मा का मित्र है। उन्होंने ज्ञान वर्धन यानी कि ज्ञान बढ़ाना, जानकारी देना, ज्ञान बढ़ाना, जानकारी देना, उसे कहते हैं ज्ञान वर्धन, जानकारी देना, ज्ञान बढ़ाना। पर घूमते देखते थे रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। इन्हें दंड मिला है। जब राजा ने अपराधी का दंड मिला है, तब गधे पर बिठाकर सवारी जुलूस निकालते थे। तो वह गधे पर बिठाकर लोग राजी रहते हैं। अपराधी यानी कि गुनहगार, अपराधी शब्द का समानार्थी होगा गुनहगार, और अपराधी शब्द का विरोधार्थी होगा निरपराधी, और दंड शब्द का समानार्थी होगा सजा, और दंड शब्द का विरोधार्थी होगा पुरस्कार या इनाम। तो दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। समाधान यानी कि
हल उपाय, समाधान यानी कि हल या उपाय समानार्थी शब्द है। समाधान यानी कि हल या उपाय, समाधान समानार्थी शब्द हल या उपाय। और विरोधार्थी शब्द होगा समाधान का समस्या। समाधान शब्द का विरोधार्थी होगा समस्या। तो वह समस्या सुलझाना हमारा आधिक्य है, हमारा अधिकार है। इन्हीं विलायत, विलायत यानी कि इंग्लैंड जैसे देश विदेश, विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। वहाँ यानी कि इंग्लैंड में वह गधे जैसा वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक यानी कि जबानी स्मृति पत्र यानी कि याद दिलाना, स्मृति पत्र यानी कि याद दिलाना, मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो कि साथ ठेलम ठाल, ठेला ठालने की भीड़ भाड़ में टालना, भीड़ भाड़ में ठेलम ठाल यानी कि भीड़ भाड़ में टालना। भीड़ भाड़ के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है भाई, जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र यानी कि सदा बहने वाला स्रोत, उसे कहते हैं वजस्त्र। तो वजस्त्र सदा बहने वाला स्रोत की तरह रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदा यानी कि कमरा बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े के बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवाल में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइंस रखा गया था। साइंस शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। घोड़े की देखभाल करने वाला, घोड़े की देखभाल करने वाला तो उसे कहते हैं साइंस। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द हर परीक्षा में यह शब्द समूह पूछा जाता है। घोड़े की देखभाल करने वाला साइंस और उसका नाम था छुट्टन। वह भी एक वाक्य में प्रश्न आता है हर परीक्षा में कि साइंस घोड़े की देखभाल करने वाला साइंस का क्या नाम था, तो छुट्टन। तो घोड़े की देखभाल करने वाले साइंस का नाम था छुट्टन। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित हुए और आतंकित यानी कि भयभीत, दहशत भरे। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। नौकर, सेवक, नौकर शब्द का विरोधार्थी होगा मालिक या मालिक, बंदा। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिसके हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। बाबूजी से यह सुनकर कि भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, अब हम सब 4-5 दिन उसके रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहेंगे। रुष्ट यानी कि क्रोधित होना, रुष्ट ना क्रोधित होना, अप्रसन्न, नाखुश होना। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। घोड़ी का नाम है ताज रानी, घोड़ी को ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। तो वह ताज रानी कहकर पुकारा जाता है कि उसमें जो सारे गुण हैं वही सारे गुण ताज रानी में मिलते हैं। तो घोड़ी को ताज रानी कहकर पुकारा जाता है, तो उसमें अतिरिक्त यानी कि अलावा या सिवा, तो वह मित्रता भी प्राप्त कर ली थी।
तो वह ताज रानी की तरह ज्ञात हुआ, यानी कि मालूम हुआ कि ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा यानी कि एक प्रकार की कहानी, वार्ता, समानार्थी शब्द कहानी या वार्ता सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदस्य हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई थी। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या यानी कि जलन, व्यग्रता और सारा रोष यानी कि क्रोध करुणा में पिघल गया। करुणा यानी कि दया में पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय में सोचने लगे। आराम यानी कि उपाय, समस्या देने में सोचने लगे। तो ताज रानी कहकर लेखक पुकारते थे और सभी बच्चे पुकारते थे कि अधिक उपाय के सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग घोड़ी का वर्णन है कि ताज रानी का वर्णन कैसा था रेखा चित्र में। तो हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। दृष्टि फिसलना यानी कि बहुत किसी तरह से बहुत लंबे समय तक याद रहना। दृष्टि निगाह नज़र फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल को घोड़े पर लटका हुआ बाल का गुच्छा। तो लटका हुआ बाल का गुच्छा, अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ यानी कि सुंदर और पारदर्शी जैसी आंखें जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। लाल नथुने जिन्हें फूल फुलाकर चारों ओर गंध लेती रहते थे। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाने रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। क्षत विक्षत यानी कि घायल। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियों उड़ाने के क्रम में मोर छल यानी कि मोर की आकृति वाला, मोर के रंग जैसा उड़ती गिरती रहती थी। उस समय वह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि नज़र मौजूद। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों नहीं होती तो हम रोजी और निक्की के समान भी उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाने का संभव नहीं था। अस्तबल बना हुआ था। अस्तबल शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। अस्तबल यानी कि घोड़ा का निवास स्थान, घोड़े का निवास स्थान उसे कहते हैं अस्तबल। घोड़े का निवास स्थान अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता यानी कि अव्यवस्था थी। अव्यवस्था का कार्यालय बना हुआ था। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आवेताक भी थे। इन्हीं से हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरण लेने के योग्य खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोज कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उसके साथ ऐसी मित्रता कर ली कि हमने न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटक कर और हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, तो उसे कहते हैं घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जिन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े की घोड़े वाली ऐसी जिन यानी कि घोड़े पर बिछाई जाने वाली जाजिब जिन बनाई गई जिसके संतुलन खोने पर भी गिरने का कोई भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ यानी कि सवार होते थे और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ था। साइंस घोड़े की देखभाल करने वाला हमें घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर पर
संध्या के समय पर, साँझ का समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी के गर्दन में झूल झूल कर स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर शब्द समूह के लिए एक शब्द दोपहर यानी कि मध्याह्न का समय, सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले जाए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती हैं। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था, रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर जड़ती थी और नीचे कूदती भी थी, और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते हैं मानो मयूरासन पर हमें आसीन हो। मयूरासन यानी कि सिंह की आकृति वाला आसन, तो उसे कहते हैं मयूरासन। मयूरासन पर मानो बैठने लगते हैं, हाँ बैठे हैं। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता भी जानती हैं। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता निर्बलता भी जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती। जब रानी पर सभी बच्चे बैठते थे तो वह दुल की यानी कि धीमी चाल से सभी बच्चों को संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। भाई ने पतली संटी ले सूटी उसके रानी के पैरों में मार दी। चोट लगने की संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। रानी का स्वाभिमान आहत यानी कि घायल हो गया। कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध कर रखने का संकल्प किए हैं। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोलों पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आ गई। अतीत यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल में लौट आई और इस प्रकार निश्चल होकर खड़ी रह गई। पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। पश्चाताप यानी कि पछतावा, जब किए गए कर्म पर पछतावा, किए गए कार्य पर व्यग्रता करना। प्रस्तर यानी कि पत्थर की प्रतिमा, मूर्ति की तरह रानी खड़ी हो गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। बिछाना का सैया, सेज। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण, दया भरी, पश्चाताप भरी दृष्टि से, निगाहों से, नेत्रों से मुझे देखकर हिनहिनाने लगे कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण यानी कि गहना पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई ने रानी को दिखाने गए और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या का समय था, साँझ का समय हो गया। कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की, तब जब खोज आरंभ हुई तब कहीं भी कड़ों का पता नहीं था। रानी अपने कान को खुरों से खोदती थी और हिनहिनाने रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दे दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए गए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के सदस्यों में हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है, स्मरण करने के लिए योग्य, विचार वाला है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहा था, कहकर हमने रामा को इतना थका दिया था कि अपने निरुपाय बिना उपाय से घोषणा की, जाहिरात की, वह नया जीव रानी के पेट में
दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? क्रोधित हो गए। छोटे जीव को काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा कर स्वयं खाकर उसके पेट में लेट रहे हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम तो एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। भाई ने ऐसा कहा। प्रस्ताव में मुझे भी उचित जान पड़ा। उचित यानी कि योग्य, सही। समानार्थी शब्द बताइए। उचित यानी कि सही या योग्य, और उचित शब्द का विरोधार्थी होगा अनुचित। तो उचित भी होगा। जान पड़ा जब एक दोपहर मध्याह्न का समय शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस पराक्रम ने जवाब दे दिया कि एक और भी समस्या है कि और हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ ने महीन सी सुई को सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुझा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव का। हमारा क्रोध का भी स्मरण न रहा, मुझे याद न रहा, और प्रस्ताव का भी हमें याद न रहा। तो विद्यार्थी मित्रों, रानी नाम का गद्य है। रेखा चित्र में एक वाक्य में उत्तर, 2-3 वाक्य में उत्तर। रानी कौन सी साहित्यिक विधा, और शब्द समूह के लिए एक एक शब्द और विरोधार्थी शब्द। तो वही पशुओं के प्रति प्रेम का वर्णन उस रेखा चित्र में किया है। अस्तु।